आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारी है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस की, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स का। अब बेटा आपके जो एल्केन्स होते हैं ना, वो एक और आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो कि है आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास आ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड देन वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नया कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब यार इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, बट हमने दो पढ़ने हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है सानिया नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उदय वन शॉट सीरीज, एंड जिसमें बेटा आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारी है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस की, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स का। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, सो योर विश इज आवर कमांड। तो बेटा आज वन शॉट में कवर करेंगे अपने इस टॉपिक को एंड डिटेल में हर चीज को समझेंगे एंड इसको टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। यस, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो बच्चा अगर मैं बात करती हूं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास आ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना। एंड देन वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहां पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन्स, इनको बुलाया जाता है एल्कीन्स। एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोला जाता है एल्काइंस। इनको क्या बुलाते हैं बेटा? इनको बुलाते हैं एल्काइंस, ठीक है। सो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्केन्स के साथ। अगर बच्चों में एल्केन्स की बात करती हूं तो यहां पे आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? जनरल फॉर्मूला एल्केन्स के लिए होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, जहां पे बेटा n जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। आप डाल के देखिए बेटा, C1H2 × 1 जो कि 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो CH4 हो गया, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। 2 पुट करूंगी, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C2H6 जो कि इथेन हो गया। n की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो C3H8 आ जाएगा, जो कि प्रोपेन हो गया, है ना। C3, 3 2 6, 6 + 2 क्या होता है? 8, तो C3H8 एंड सो ऑन। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। अब बेटा किसी को पकड़ लो, सपोज करो मैंने C2H6 को पकड़ लिया, इसको बनाया बेटा, यस, ये हो गया आपका C2H6। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन, इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा, इस कार्बन ने भी 4 सिग्मा बना रखे हैं। तो जब चारों सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाती है? sp3। तो ये कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज है? आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आइसोमेरिज्म की। तो ये जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया C6H14। चलिए, अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं। तो पहले तो मैंने क्या करा, मैंने 6 के 6 कार्बन एटम्स एक लाइन में ले लिए स्ट्रेट चेन में, CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाम क्या हो गया? नाम भी लिखते जाते हैं साथ साथ। इसका नाम हो गया आपका हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन एटम है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, तो ये हो गया आपका हेक्सेन। अब क्या कर सकते हैं? अब 5 कार्बन को एक लाइन में ले लेते हैं, छठे की ब्रांचिंग कर देते हैं, तो CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कार्बन की, मतलब 6 कार्बन की चेन है और यहाँ पे आपकी मेन चेन 5 कार्बन की है, तो चेन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल,
ठीक है, नेम्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हमने आइसोमेरिज्म का अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी एक सेशन देख रखा है, नहीं देखा तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगी आप एक बार वो भी देखिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट एंड देन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन। अब यहां पे एक और चीज हो सकती है कि इस CH3 को मैं थर्ड पोजीशन पे कर दूं, अभी सेकेंड पोजीशन पे है ना, थर्ड पे कर दूं, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH, यहां CH3 लगा दिया, CH2 CH3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे मिथाइल था या थर्ड पे मिथाइल है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिल गया है ना। एंड नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटेन। और अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहीं पे बना देते ताकि एक स्लाइड पे हो जाए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं, CH3 CH CH CH3, 4 कार्बन की चेन ले ली। अब जो मेरे को 2 ब्रांचिंग लगानी है, पहले डिफरेंट कार्बन पे लगा दी, ठीक है, पहले डिफरेंट कार्बन पे लगा दी। नाम क्या पड़ गया इसका नाम हो गया बेटा 2,3 डाइमिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एंड देन नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं कि दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक ही कार्बन पे लगा दो, है ना। तो CH3 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 CH2 CH3, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए, ठीक है, जिसमें हमने चेन देखे, पोजीशन देखे, आप यहां अच्छे से देख सकते हैं, मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताया। यस, चलिए अब बेटा आपके जो एल्केन्स होते हैं ना वो एक और आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो कि है आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी कि आइसोमेरिज्म की भी फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे टाइप के आइसोमेरिज्म्स डिस्कस करे हुए हैं। यहां पे हम उसको उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी हम वहां पे पढ़ चुके हैं। तो आपने, वैसे मुझे पता है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज आपका फायदा रहेगा आप उस वीडियो को भी देखें। तो यहां पे एक बार क्विकली, है ना, फटाफट से देख लेते हैं, बट डिटेल में हमने वहां पे बात करी हुई है। यस, अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। होता क्या है यहां पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है। मैंने एक को फिक्स करा, दूसरे को मूव करा, मैंने हल्का सा मूव करा, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरेट हो गया। फिर हल्का सा मैंने एंगल चेंज कर दिया, बेटा नई अरेंजमेंट आ गई, नया आपको कॉन्फॉर्मर या रोटामर, इनको कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर भी बोलते हैं, आपको नया मिल गया। तो बेटा चिन्ह पिन्ना जितना मर्जी चेंज कर दो, आपको नई अरेंजमेंट मिल जाएगी एंड आपका नया कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब यार इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, बट हमने 2 पढ़ने हैं, हमने पढ़ने हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। ठीक है, चलिए होता क्या है, आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन, जैसे इथेन का एग्जांपल ले लिया, हम बेटा स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड को पढ़ेंगे। अब एक्लिप्स में क्या होता है, जब एक्लिप्स लगता है बेटा तो एक के पीछे एक आ जाता है ना, वैसे ही एक्लिप्स में एक के पीछे एक, है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। देखिए, कॉन्फॉर्मेशंस इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे एज क्लोज एज पॉसिबल होता है और स्टैगर्ड में एज फार एज पॉसिबल होता है। अब हम ये जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं, है ना, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन और सोहर्स के माध्यम से, जरिए से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए भाई, अब सोहर्स में क्या होता है, देखो सोहर्स प्रोजेक्शन क्या है, अगर मैं इथेन की बात कर रही हूं, मैंने इथेन ले रखा है, तो सोहर्स में हमने एक्लिप्स्ड और क्या बनाना है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बनाना है। अब एक्लिप्स में क्या है, एक के पीछे एक, तो आप देख सकते हो, ठीक है, इसके पीछे ये दोनों आपके कार्बन्स हैं, ठीक है,
इथेन है तो कार्बन से, जैसे इथेन की अगर मैं बात करती हूं तो CH3 इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए, एंड एक के पीछे एक, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल। अब स्टैगर्ड में क्या होता है बेटा, स्टैगर्ड में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पीछे अगर आपने सीधा वाई बनाया है तो आगे उल्टा वाई हो गया, है ना, ऐसे करके, मतलब एज फार एज पॉसिबल। तो ये क्या हो गई, ये आपके एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड हो गए, किसमें, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में। और अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करती हूं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो ये आपका कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब पीछे बेटा ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये वाला आपका कार्बन हो गया, इससे भी आपके 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक है, तो ये आपका एक्लिप्स्ड हो गया। स्टैगर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, वही देखो, है ना, दिख रहा है ना, ऐसे, ये क्या हो जाता है, ये आपका स्टैगर्ड हो जाता है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गई, वो आपकी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन थी। सो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की वैसे आपने वीडियो देखी होगी, फुल डिटेल में वहां बात करी गई है, बट स्टिल है ना, यहाँ पे आता है इस चैप्टर में, तो मैंने आपको क्विकली एक बार बता दिया है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्शंस के इस सिलसिले को। एंड सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। हमने एल्केन्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ढेर सारे आपके सामने रिएक्शंस अब आने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एल्केन बना रही हूं एल्काइल हैलाइड से, और उसमें भी सबसे पहले मैं वुड्स रिएक्शन को देख रही हूं। अब इसमें क्या होता है, मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, सोडियम है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ज्यादा इधर हो गया ठीक है, RX प्लस 2Na प्लस XR, ठीक है, RX ये बस उल्टा करके लिख दिया। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, पानी वानी होगा बेटा उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ड्राई ईथर लेते हैं। अब यहां से आपका NaX निकल जाता है, देखो 2Na ये रहा, XX ये रहा, तो आपका 2NaX ये निकल जाता है, और ये जुड़ के आपको RR दे देते हैं, ठीक है, आपको RR दे देते हैं, जो कि आपका क्या हो गया, जो कि हो गया आपका एल्केन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहां से आपका 2NaCl निकल जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहां से आपका 2NaCl निकल जाएगा, एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3CH3। क्या मिल जाएगा बेटा, CH3CH3। बेसिकली जो यहाँ पे है ना, इसको ऐसे कर दो, है ना, ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो। अभी देखो समझाती हूँ कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। मैंने लिया बेटा CH3CH3Cl, ठीक है, मैंने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने डाला Na ड्राई ईथर, ठीक। तो अब बस आपको क्या करना है बेटा, अब बस आपको क्या करना है, इसको बस ऐसे कर देना है, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे क्या मिल जाएगा बेटा, CH3CHCH3। अब इसको बिल्कुल, मतलब ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, तो ये CH3CH3, ठीक है, बाकी आपका बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, मेन में को इससे लेना देना है। तो ये होता है आपका वुड्स रिएक्शन। एंड आपका जो वुड्स रिएक्शन होता है बेटा, वो प्रेफर करा जाता है जब हमारे को सिमेट्रिकल एल्केन बनाना होता है, क्योंकि अगर मेरे पास डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हैं, अगर मेरे पास डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स है, सपोज करो मेरे पास RX है और मेरे पास R-X है, तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एक RR मिल जाएगा, एक R-R- मिल जाएगा, एक RR- मिल जाएगा, है ना। सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। मैंने लिया बेटा RX, ठीक है, H2, साथ में हम लेंगे Zn डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा RH, ठीक है, साथ ही में HX, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, ठीक है, एंड साथ ही में आपको HX मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया CH3Cl प्लस H2
ZnH प्लस, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा CH3 के साथ H आ गया तो CH4 एंड साथ ही में आपको HCl मिल जाएगा। यस, क्लियर है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर होता है आपका RI, उससे कम RBr, फिर RCl और फिर RF। देखो यार, जितनी इजीली आपका बॉन्ड टूटेगा उतना फटाफट से रिएक्शन होगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX फॉलोज दिस ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक आपको समझ आया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लेते हैं बेटा 2RCOONA, ये क्या हो गया आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साथ में 2H2O। अब यहां हम कराते हैं, भाई नाम से पता लग रहा है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो यहां पे हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है RR, साथ ही में 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये है आपका कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ आएगा, फिर मैकेनिज्म समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप मेरे को इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, 2CH3COONA। ठीक है, साथ ही में हो गया आपके पास 2H2O। तो अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो CH3 मिल जाएगा बच्चों, CH3 साथ ही में आपके बाकी प्रोडक्ट्स 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ना अब एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखा जाए। चलो तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या है, CH3COONA है। ठीक है, तो ये क्या देता है बेटा, ये मुझे देता है CH3COO माइनस 2 और यहां पे आपके पास 2Na प्लस आ जाता है। अब चलते हैं सबसे पहले अनोड पे, अनोड पे चलते बेटा। अनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो अनोड पे जाएगा CH3COO माइनस 2CH3COO माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2CH3C डबल बॉन्ड O, आपको बेटा रेडिकल मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो भाई ये अब क्लीव होता है। ठीक है, एंड आपको मिलता है बच्चों, आपको मिलता है 2CH3 रेडिकल, साथ ही में CO2। ठीक है, साथ ही में क्या मिलता है बेटा, साथ ही में मिलता है CO2। अब ये दोनों जुड़ के आपको CH3 दे देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूं, मतलब इसको आप ऐसे समझ लो, है ना। नेक्स्ट स्टेप ये CH3 रेडिकल मिलके आपको क्या दे देते हैं, ये आपको दे देते हैं CH3। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। अब ये तो कहानी अनोड की थी, अब कैथोड पे क्या हो रहा होता है, कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब 2H2O बेटा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है 2H रेडिकल। ठीक है, एंड साथ ही में 2OH माइनस, और ये दोनों H रेडिकल मिलके आपका H2 बना देते हैं। ठीक है, अब ये आपको मिलकर क्या दे देंगे, ये आपको दे देंगे H2। यस, तो ये हो रहा होता है बेटा, ये हो रहा होता है आपके कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, समझ आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड विच इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, मेरे पास है RCOONA, यहां पे मैं लेती हूं सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम होता है आपका मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ठीक, तो यहां पे मैंने लिया NaOH, ठीक है, CaO और हीट कर दिया, तो अब निकलता क्या है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे
कैसे प्रोडक्ट बनेगा आपका Na, देखो ये निकल जाता है आपका, समझो क्या हुआ यहाँ पे Na2, ठीक है, CO3, ठीक है, तो Na2CO3 आपका यहां से निकल जाता है ना, Na2CO3 और ये R और H जुड़ जाते हैं, ठीक है, R और H, तो यहां से भी आपको क्या मिल गया, यहां से भी आपको मिल गया एल्कीन। अब क्वेश्चन है एक, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोपेन, ठीक है, आपको प्रोपेन बनाना है डीकार्बोक्सिलेशन करके, यहां पे आपको प्रोपेन चाहिए, ठीक है, यहां पे आपको क्या चाहिए बेटा, प्रोपेन चाहिए, CH3 CH2 CH3 है ना, और Na2CO3 तो आपका बनता ही है, तो यहां पे आपको प्रोपेन चाहिए है, तो कहता है कि रिएक्टेंट में क्या लोगे, ये RCOONA क्या होना चाहिए, तो आप खुद देखो बेटा, ये जो R था वो एज इट इज यहां पे आया और उसके साथ H जुड़ गया, ये वाला पोर्शन तो अलग से निकल ही गया, तो अगर आपको प्रोपेन चाहिए तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड लेना पड़ेगा, देखिए अगर मैं ले लेती हूं CH3 CH2 CH2, ठीक है, एंड COONA, ये मैंने ले लिया बच्चों, साथ में आपका NaOH है ना, CaO और हीट कर दिया, तो अब देखो भाई क्या होगा, आपका यहां से वही है, ये वाला पार्ट निकल जाएगा Na2CO3 और ये CH3 CH2 CH2 और यहां से H मिलके आपको CH3 CH2 CH3 दे देंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसमें आपका आगे H जुड़ गया तो CH3 CH2 CH3 बन गया, जो कि आपका प्रोपेन है, जो कि क्या है बेटा, जो कि आपका प्रोपेन है, तो हमने ये वाला सोडियम सॉल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ताकि आपको प्रोपेन मिल सके। इज दिस क्लियर टू यू, यहां तक सब समझ आ रहा है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। यहां पे मैंने लिया है हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम या प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब बस कुछ नहीं करना भाई, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, HH यहां पे ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH3, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, कोई बात नहीं भाई, दो बार तोड़ो, एक बार तोड़ा HH, एक बार तोड़ा HH, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH3, ठीक है, मिल गए एल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको एल्केन मिल गए, ठीक है जी, ऑलराइट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपका डन हो चुका है, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास आपका सरफेस एरिया बढ़ता है बेटा, हेंस वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस और आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट अगर मैं बात करती हूं आइसोमेरिक एल्केन के, अगर आपके पास आइसोमर्स हैं तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, वहां पे ब्रांचिंग देखी जाती है। देखो ब्रांचिंग से क्या होता है, विद ब्रांचिंग मॉलिक्यूल्स बिकम स्फेरिकल, ब्रांचिंग होती है बेटा तो मॉलिक्यूल आपका काइंड ऑफ उसका कह सकते हो सरफेस एरिया कम हो रहा है, मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल, हेंस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होती है और आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए यहां पे मैंने आइसोमर्स ले लिए, ठीक है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H12, 1 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 10 और 12, C5H12। यहाँ पे भी आप देखोगे C5H12 भी आएगा, एक बार दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये भी आपका C5H12 ही होगा। अब यहाँ पे ये आपके आइसोमर्स हैं, यहाँ अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एक तो हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इसका कम ऐसे ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। यहां पे तो ब्रांचिंग है ही नहीं, या थोड़ी सी ब्रांचिंग है या उससे ज्यादा ब्रांचिंग है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात थी। एंड अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है ना, समान चीज समान में घुलती है। अब एल्केन्स आपके नॉन पोलर होते हैं तो वो पानी जो कि पोलर है उसमें नहीं सॉल्युबल होते। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, alkanes being non-polar are not soluble in water, ठीक है।
क्लियर है बच्चों, समझ आ रही है कहानी? चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब फिर से रिएक्शन आने वाले हैं, अच्छे से उनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूं तो आपके पास है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन क्या होता है? आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेसिकली एल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो हैलोजन से। एंड अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ X2 की बात करती हूँ तो आपकी X2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाता है? F2, उससे कम आपका Cl2, उससे कम आपका Br2, उससे कम आपका I2। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया बेटा CH4, ठीक है, मीथेन है। यहाँ पे मैंने लिया Cl2 और Cl2 है ना, एंड HNu। ठीक, अब होगा क्या बेटा? आपको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, CH3Cl प्लस HCl मिल जाएगा। ठीक है, एक H हटा, उसकी जगह Cl आ गया। अब मैंने ये एक्सेस में लिया है तो रिएक्शन चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो अब मेरे पास CH3Cl है, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 वही सेम, ठीक है, HNu, तो आपको मिल जाएगा अब CH2Cl2 प्लस HCl। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास CH2Cl2 है, ठीक, वही सेम कहानी, तो आपको क्या मिल जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। अब आगे क्या होगा? CHCl3 प्लस Cl2, ठीक है, HNu, एंड आपको मिल जाएगा CCl4। अब ये हाइड्रोजन हटा, और सॉरी यहाँ CHCl3 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, CHCl3 प्लस Cl2, तो ये H हटा, CCl4 प्लस आपको क्या मिल गया बेटा? प्लस आपको मिल गया HCl, प्लस आपको क्या मिल गया? HCl मिल गया। ठीक है जी, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, हाउ विल यू जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन के बनने को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो देखिए, इन चेन टर्मिनेशन स्टेप 2 मिथाइल रेडिकल कंबाइंड टू फॉर्म इथेन। मैम ये चेन टर्मिनेशन क्या है? तो चलो यार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये। आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब यहां पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस हियर? आपके पास Cl है, ये बेटा क्लीव करेगा होमोलिटिकली, ठीक है, आपको मिल जाएगा Cl रेडिकल। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप है आपका चेन प्रोपगेशन स्टेप। यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? देखो भाई, मेरे पास CH4 है, CH4 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और मेरे पास रेडिकल है, तो बेटा ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा एंड आपको क्या देगा? आपको देगा HCl एंड CH3 रेडिकल। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, ये आपका CH3 रेडिकल है, ये आपका Cl है, ये टूटा बेटा, ठीक है, तो ये CH3Cl बन जाता है, CH3Cl बन जाता है, Cl रेडिकल आ गया। ठीक, अब क्या होता है? अब इस CH3Cl को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सॉरी एक सेकेंड, अब मैं CH3Cl को कैसे लिख सकती हूँ? CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रेडिकल है, ये बेटा टूटा, ये आपको क्या देगा? HCl प्लस CH2Cl रेडिकल। ठीक है, अब ये CH2Cl यहाँ टूटेगा बेटा, आपको क्या देगा? आपको देगा CH2Cl2Cl रेडिकल, और ऐसे आपका चलता जाएगा। थर्ड स्टेप देखिए बेटा, थर्ड स्टेप है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन आपकी टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बेटा? CH3 रेडिकल मिलके आपको इथेन दे देंगे, CH3 रेडिकल मिलके आपको क्या दे देंगे? इथेन दे देंगे, जो क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट देखो और क्या मिल सकता है यहाँ पे? CH3 और Cl
ये आपको दे देंगे CH3Cl, ठीक है, Cl रेडिकल, ठीक है। चलिए, तो अब यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था ना माय डियर स्टूडेंट्स। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ओके, हाँ ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा, इन हाउ विल यू जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपके दो मिथाइल रेडिकल जुड़ के आपको क्या दे देते हैं? इथेन दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ आया होगा। ये आगे पीछे कैसे हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ कर देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कंबशन। तो आपके जो एल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे बेटा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि यहाँ हीट रिलीज हो रही है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसलिए यहाँ पे बेटा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसलिए हम इनको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। बैलेंस आप कर लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल्ड कंबशन। अभी भी हम कंबशन ही करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, बट कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कंडीशन हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे CH4 और O2 का रिएक्शन कराया, बट कंडीशन मैंने कंट्रोल कर ली, ठीक है। कॉपर 523 केल्विन 100 ATM। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे आपको मिला CH3OH, ठीक है। फिर बेटा CH4O2 है, अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ पे आपको HCHO मिल रहा है, मिथेनॉल। फिर बेटा CH3CH3O2 है ना, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? CH3COO होल ट्वाइस Mn। ये आपको CH3COOH दे रहा है, N2H2 दे रहा है। तो बेसिकली हम कंबशन करा रहे हैं, बट हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट है आपका एरोमेटाइजेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है कि एरोमेटाइजेशन में क्या कर रहे हैं? कोई एरोमेटिक चीज बन रही है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ले लिया बेटा N-हेक्सेन। मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया N-हेक्सेन, और मेरे पास यहाँ वैरायटी होती है भाई, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, V2O5 या फिर Cr2O3 या फिर MO2O3, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका N-हेक्सेन किस में चेंज हो जाता है? बेंजीन में। आपको बेंजीन मिलता है प्लस आपको 4H2 मिलता है। पर मैम समझ नहीं आया। तो देखो कैसे होता है ये, है ना। आइए समझते हैं। मैंने बना दिया N-हेक्सेन को ऐसे, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हेक्सेन। CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये क्या है? ये आपका N-हेक्सेन है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे V2O5 डाल दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे V2O5 डाल दिया, ठीक है। तो बेटा 4 आपके H2 निकल जाएंगे, 4 मोल आपके H2 निकल जाएंगे। तो देखो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा, पहले बना लेते हैं, है ना, फिर आपको दिखा देंगे। आपको मिल जाएगा बेटा बेंजीन, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेंजीन, और आपके 4 मोल हाइड्रोजन जो है वो निकल गए हैं, ठीक है। सो CH 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 CH, है ना, CH, समझ गए ना, है ना। तो देखो होगा क्या, एक बार समझते हैं। देखो यार, यहाँ पे आपके पास क्या था? यहाँ पे आपके पास N-हेक्सेन था। N-हेक्सेन क्या हो गया? N-हेक्सेन हो गया आपका C6H14। और बेंजीन क्या होता है बेटा? बेंजीन होता है आपके पास 6 कार्बन, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये हो गया आपका C6H6। तो कार्बन तो 6 ही है, बट यहाँ पे आपके पास 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन निकल गए, 4 2 8, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? ये हो रहा है आपका एरोमेटाइजेशन। अब सपोज करो मैंने क्या करा, ये आपका N-हेक्सेन था, मैंने क्या करा बेटा? मैंने यहाँ पे एक CH3 और बना दिया, तो ये 7 कार्बन हो गए, ये हो गया आपका N-हेप्टेन। ये क्या हो गया? ये आपका N-हेप्टेन हो गया। तो ये बनेगा बेटा, और यहाँ पे आपका CH3 लगा होगा, तो N-हेप्टेन से आपको टोलुइन मिल गया, N-हेप्टेन से आपको टोलुइन मिल गया, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन में हम क्या करते हैं? हम एक आइसोमर को दूसरे में चेंज करते हैं। बेसिकली आपके पास स्ट्रेट चेन है तो ब्रांचिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर कम ब्रांचिंग है ज्यादा ब्रांचिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने ले लिया वही फिर से N-हेक्सेन ही ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। दिस इज N-हेक्सेन। मैंने डाला बेटा यहाँ पे AlCl3HCl, AlCl3HCl,
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और साथ ही में आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। एक बार देखते हैं भाई, है ना, ये क्या हो गया, आपका एनहेक्सेन है। ये क्या है बेटा, ये आपका एनहेक्सेन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6H14, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 पे मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। मेन चेन में आपके पास 5 कार्बन एटम है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, ये हो गया आपका 2 मिथाइल पेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। C6 हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हो गया आपका C6H14 C6H14 C6H14, ठीक है। इसका नाम देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल हेप्टेन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन, सॉरी हेप्टेन नहीं, 3 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, तो ये आपका 1 2 3 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी आपका C6H14 हो जाएगा, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 3 2 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका C6H14। तो हमने आइसोमराइजेशन कर दिया, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना है रिएक्शन विद स्टीम। तो बेटा अगर मैं CH4 ले लेती हूँ, उसका रिएक्शन स्टीम के साथ कराऊं, अब यार स्टीम है तो H2O ही ना, अब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है CO प्लस H2O, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ये क्या है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि एल्केन्स के लिए लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपकी पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। अब पायरोलिसिस या क्रैकिंग में क्या होता है, देखो बेटा, लिसिस का मतलब है टू ब्रेक, तोड़ना। अब पायरोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम हायर एल्केन्स यानी कि आपके पास बड़े बड़े एल्केन्स हैं, उनको हम तोड़ रहे हैं हीट की मदद से, उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस, वो टूट जाते हैं इनटू लोअर एल्केन्स, छोटे एल्केन्स में, एल्कीन्स एक्सेट्रा में टूट जाते हैं। ऐसे डिकम्पोजिशन को, जो आपके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट की मदद से, उसको हम पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास C6H14 है, ठीक है, आपके पास एक हायर एल्केन है, हमने उसको हाई टेम्परेचर पे लेके गए तो वो बेटा टूट गया सिंपलर फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। आपको C6H12 प्लस H2 मिल गया, या फिर आपको C4H8 प्लस C2H6 मिल गया, आपको C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4 मिल गया, ठीक है। क्लियर है कहानी, डन है यहां तक, यस और नो? चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारा एल्केन्स वाला पोर्शन होता है खत्म, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स को, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या है बेटा, एल्कीन्स है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एल्कीन्स क्या है, ये है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए, एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है कह दो ना, ठीक है, याद है, कह दो ना +2, वो एल्केन, ये सिर्फ कह दो ना CnH2n, जहां पे बेटा जो आपका n है वो 2 से स्टार्ट होता है, n = 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि यार अगर आपको डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन तो होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका N2 से शुरू होता है, तो अब अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं तो ये आपका हो जाएगा C2H4, ठीक है, इथीन। यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया तो C3H6 हो गया, 4 पुट कर दिया तो C4H8 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब C2H4 को पकड़ लेते हैं, तो मैंने बेटा बनाया यहाँ पे C2H4, यस, ये है आपका C2H4। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कार्बन ने सिग्मा 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 पाई, ठीक है, 3 सिग्मा 1 वाई बना रखा है, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन के भी सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, ये भी हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आपके जो एल्कीन्स होते हैं उनको ओलिफिन्स भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, ओलिफिन्स भी बुलाते हैं। इससे बेटा एक बार एल्केन्स में भी लिख लेना है ना, एल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं एंड एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, ठीक है, ये आप एल्केन्स में लिख लीजिए, राइट। चलिए, तो ये कहानी कुछ जनरल बातें हो गई एल्कीन्स को लेके।
ठीक है, एल्कीन्स कहाँ गया भाई, एल्कीन्स को लेके कुछ जनरल बातें कर ली हमने। चलिए तो बेटा अगर अब मैं बात करती हूँ आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, चेन हो गया, पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैं फिर से आपको यही बात बताऊंगी, कहाँ पे है, हम कंफ्यूजन हो गई है, ठीक है, कहाँ पे है, यस चलिए तो बेटा आपके जो एल्कीन्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। आगे पीछे हो गए हैं हम, रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए हम, हाँ ओके ओके डन ठीक। तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ आइसोमेरिज्म की, एल्कीन्स आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं, एंड आपके एल्कीन्स शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी बच्चा के आइसोमेरिज्म की एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ पे बस फटाफट हम इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है अराउंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है पाई बॉन्ड के अराउंड। जैसे वहां पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में तो फ्री रोटेशन हो रही थी अराउंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है अराउंड पाई बॉन्ड। एक बार आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी दिखा देती हूं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड हो रही थी, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। ठीक है, आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है अराउंड पाई बॉन्ड। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेटा कंडीशन होती है कि आपकी टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, मैम इसका क्या मतलब है, देखो यार पहले तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड एंड टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। देखो ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, ये ग्रुप हो गया ए, ये हो गया बी, ये ग्रुप हो गया सी, ये हो गया डी। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, द टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। अगर ये कंडीशन बेटा आपको देखने को मिल रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे पढ़ेंगे सिस ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस में क्या होता है बेटा, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका H, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका H। जब आपके सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, है ना, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, उसको हम बोलते हैं सिस। जब आपके बेटा सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, CH3 यहाँ, ये H यहाँ, ये यहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांस। तो ये हो गया आपका सिस, ये हो गया आपका ट्रांस। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैंने C डबल बॉन्ड C ले लिया, यहाँ पे मेरे पास है CH3, यहाँ पे मेरे पास H है, यहाँ मेरे पास Cl है, यहाँ मेरे पास C2H5 है, तो अब ये सिस होगा या ट्रांस होगा। सबसे पहले देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड एंड ये दोनों अनइक्वल है, A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो रहा है, बट मैम यहाँ सिस ट्रांस कैसे बताएंगे। भाई सिस ट्रांस देखने के लिए कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है या सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड है तो एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा सिस ट्रांस नहीं देखते, यहाँ पे हम देखते हैं EZ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं EZ। तो अब हम EZ सिस्टम की बात करते हैं। E क्या होता है बेटा, E होता है आपका एंटजीजेन और Z होता है आपका जूसामेन। ठीक है, अब E का क्या मतलब है, E कब आता है, जब आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड है ना, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड है तो आपको E मिलता है, और Z आपको कब मिलता है, जब आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको Z मिलता है, तो E हो गया, Z हो गया। अब यार ये प्रायोरिटी ये कैसे देखनी है, इसके लिए आपके पास क्या होता है, इसके लिए आपके पास होता है CIP रूल। ठीक है, सिप रूल, इसके लिए आपके पास CIP रूल होता है। अब CIP रूल कहता है कि भाई प्रायोरिटी कैसे देखनी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब अगर आपके पास आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो आइसोटोप्स के केस में हम मास देखते हैं, जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। नेक्स्ट देखो, अगर आपके एटम सेम आते जा रहे हैं, भाई यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, फिर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, अगर आपके एटम सेम होते जा रहे हैं तो आप तब तक देखते रहो जब तक आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाता, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ जाता। ठीक
ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है, सिस ट्रांस नहीं देखेंगे, यहाँ EZ देखेंगे। तो चलो भाई EZ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये CH3 ये H, इसमें यहाँ पे कार्बन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये मेरा यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे आपके पास Cl है और यहाँ पे आपके पास कार्बन है, ये नहीं देखना C2H5 नहीं, Cl देखना है और कार्बन को देखना है। अब Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका Z। फॉर मोर डिटेल प्लीज रेफर टू द आइसोमेरिज्म वीडियो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो चलो अब हम आगे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, अब हमें एल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहला मेथड है आपका कि एल्काइन से आप एल्कीन बना रहे हैं। ठीक है, तो एल्काइन के लिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। ठीक है, ये R है, ये R' है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, हमने R' लिया है। ठीक है, अब बेटा मैंने पहले केस में मतलब मैंने हाइड्रोजन ऐड करा, पहले केस में मैंने क्या ले लिया, पहले केस में मैंने ले लिया लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये बेटा PD/C पॉइजन्ड विद BaSO4 क्विनोलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ये आपको एल्कीन तो देगा ही, बट ये आपको कैसा एल्कीन देता है, ये आपको सिस एल्कीन देगा। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा होगा तो वहां पे आपको कैसा एल्कीन मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा। तो देखिए क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे C+C RH R'H। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सिस एल्कीन हो गया। A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, तो ये आपका सिस एल्कीन हो गया। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सिस एल्कीन। और अगर बच्चों, अगर मैंने ले लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, Na इन लिक्विड अमोनिया, तो ये आपको क्या देगा, एल्कीन तो देगा, बट ये आपको ट्रांस एल्कीन देता है। ठीक है, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है ट्रांस एल्कीन। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ट्रांस एल्कीन। एंड बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जब हम ले रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो हमने क्या करा, हमने एल्काइन से एल्कीन बना लिया, लिंडलार्स कैटलिस्ट ले रहे हैं तो सिस एल्कीन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा, है ना, अगर सिस और ट्रांस हो पा रहा है तो, है ना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका एल्काइल हैलाइड से हम बना रहे हैं एल्कीन को। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे लिया एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Br। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने। अब यहां पे मैं क्या यूज करूंगी, यहां पे मैंने लिया अल्कोहलिक KOH। ठीक है, मैंने यहां पे डाला अल्कोहलिक KOH। अब होगा क्या बच्चों, आपका Br निकलेगा। ठीक है, आपका H निकलेगा। देखो Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपका अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला बीटा, तो यहाँ पे बीटा से आपका H निकल रहा है तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो अल्कोहलिक KOH डाला, Br निकला, H निकला। ठीक है, तो इसीलिए इस यहाँ पे डीहाइड्रो हैलोजेनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन भी निकल रहा है। ठीक है, एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से बना रहे हैं तो अल्कोहल ले लो, सपोज करो मैंने ले लिया CH3 CH2OH। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे H2SO4 ले लिया जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वाटर रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जाएगा OH, यहाँ से आपका HOH निकल गया, वाटर निकल गया, तो इसलिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर निकल गया एंड आपको एल्कीन मिल गया। ठीक, यहाँ पे आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे आपको एल्कीन मिल गया एंड आपका वाटर निकल गया, मैंने मेन लिख दिया है। यस, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, हम बना रहे हैं एल्कीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का क्या मतलब होता है, जब साथ साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब हो गया। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल आपका विसिनल डाइहैलाइड का, जब साथ साथ वाले कार्बन पे आपका हैलोजन लगा हुआ है तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया Zn। ठीक है, मैंने यहाँ Zn डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मिलना तो एल्कीन है ही है, एल्कीन ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, साथ ही में आपको मिल जाता है ZnBr2, ठीक है, साथ ही में ZnBr2। तो विसिनल डाइहैलाइड से हमने प्रिपेयर कर लिया, हैलोजन निकल रहा है तो इट इन्वॉल्व्स डीहैलोजनेशन, ठीक है, यहाँ डीहैलोजनेशन हो रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। ये क्या थे बच्चा? ये आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर समवॉट सिमिलर टू एल्केन्स, है ना, तो हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखेंगे भाई एडिशन ऑफ H2। अब देखो यार, एल्कीन्स ना आपके रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपका साइडवेज ओवरलैप से बनता है ना, इजिली टूट जाता है, बढ़िया रिएक्शन देता है, ठीक। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ H2, तो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन ऐड करा, कैटलिस्ट ले लिया निकल, ठीक है, निकल ले लो। तो आपका क्या होगा भैया, यार बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो आपका CH3 आ गया। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ Br2। अब मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ऐड करा Br2 CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक, CCl4, तो बस यहाँ पे एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, तो आपको मिला CH2Br, CH2Br, ठीक है, सिंपल, सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लाइक अ वाव, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ HBr। बेटा बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बस रिएक्शन ज्यादा हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। एडिशन ऑफ HBr की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे ऐड करा HBr। तो बेटा एक जगह H ऐड हो जाएगा, एक जगह Br ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं पे भी आप H ऐड कर दो, कहीं पे भी आप Br ऐड कर दो। ये क्या है? ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, कहीं पे भी H, कहीं पे भी Br, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Br, ओके। बट अगर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, सपोज कीजिए मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये क्या है, ठीक है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अब यहाँ पे HBr की एडिशन कैसे होगी? आपका H कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे जो आपकी एडिशन होती है ना, वो होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। एडिशन कैसे होती है? एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। अब ये मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है, देखो पहले क्या कहता है ये समझते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम मतलब जो एडिंग मॉलिक्यूल है, जो ऐड हो रहा है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। फिर से देखिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, ये उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो HBr में H प्लस Br माइनस, तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे ऐड होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 CH Br एंड CH3, Br आपका यहाँ आ जाएगा, H आपका यहाँ आ जाएगा। अब एक बार देख लो भाई इसका छोटा सा मतलब मैकेनिज्म ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेते हैं। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब होगा क्या भाई? अटैक होगा और मुझे क्या मिलेगा? मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। पहले केस में मुझे मिल सकता है CH3 CH2 CH2, ठीक है, पहले केस में मुझे ये मिल सकता है। दूसरे केस में मुझे मिल सकता है CH3 CH CH3, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन है ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कैसे भाई निकाला। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन है ना, और ये क्या है? ये आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन है, सही बात है। दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकटायन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन, सही बात है। तो अब हम इसी से आगे प्रोसीड करेंगे, है ना, जो ज्यादा स्टेबल है उससे हमने आगे प्रोसीड करा, Br माइनस आया, यहाँ पे आके आपका ऐड हो गया, तो आपको मिला CH3 CH Br CH3, ठीक है। यही मिल रहा था ना, यही मिल रहा था ना बच्चा, डर है, क्लियर है। तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, कैसे हमने भाई ऐड करना है, वो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना बेटा एक
और इंटरेस्टिंग चीज आती है विच इज योर पेरोक्साइड इफेक्ट, कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है। देखो अगर बच्चा मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैंने इसमें HBr डाला, सिर्फ HBr डाला, तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया, HBr प्लस पेरोक्साइड, तो अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के केस में सिर्फ HBr, अगर आपके पास HCl और पेरोक्साइड है ना, तब भी आपको मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मिलेगा। बट HBr पेरोक्साइड वो आपको फिर देता है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ HBr ऐड कर दी तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाता, बट मैंने यहाँ पे HBr ऐड करा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि उल्टा हो जाएगा, वैसे Br ने यहाँ ऐड होना था, अब वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2CH2Br, ठीक है। और अब ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने ले लिया पेरोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो बेटा ये टूटेगा, ठीक है। एंड आपको क्या देगा? आपको देगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। रेडिकल मिल गया बेटा आपको। अब नेक्स्ट क्या होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास ऐसे था बेटा, ये टूटेगा एंड आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा C6H5 रेडिकल, C6H5 का रेडिकल एंड साथ ही में आपको CO2 मिल जाएगा। अब ये C6H5 रेडिकल कहाँ जाता है? देखो भाई C6H5 का रेडिकल है और आपके पास क्या है? आपके पास HBr है ना। चलिए तो ये बेटा ये आपका क्या देगा? ये तो C6H6 बन जाएगा, ये तो आपका C6H6 बन जाएगा और आपको मिल गया Br का रेडिकल। अब देखो, अब मजेदार बात है, अब मेरे पास एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास Br का रेडिकल है। अब ये टूटा भाई, है ना। तो अब देखो अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है? देखो अगर Br आपका यहां जाके ऐड हो गया तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH Br CH2, आपको यहाँ पे रेडिकल मिलेगा बेटा। देखो ये टूटा, यहाँ रेडिकल, Br आपका यहाँ पे जाके ऐड हो गया, यहाँ बच गया। ये क्या है? ये आपका 1 डिग्री रेडिकल है, ये आपका 1 डिग्री का रेडिकल है, ठीक है। एंड अगर आपका Br यहाँ जाके ऐड होता है, देखो सेकंड क्या केस हो सकता है? CH3 मतलब रेडिकल Br यहाँ जाके ऐड हो गया तो आपको CH2Br और यहाँ पे आपका रेडिकल है, दिस इज योर 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है। एंड हमें ये भी पता है कि 2 डिग्री वाला आपका 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जब आपका Br यहाँ ऐड हुआ तो आपको 2 डिग्री रेडिकल मिला विच इज मोर स्टेबल। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास HBr है, ठीक है, आपको क्या दे देगा? CH3CH2CH2Br एंड Br का रेडिकल, ठीक है। तो समझ आया बेटा कि ये आपका पेरोक्साइड इफेक्ट कैसे हो रहा है एंड ये सिर्फ और सिर्फ HBr प्लस पेरोक्साइड के केस में होता है, ठीक। इसके रीजंस देखो, अगर मैं HCl ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं HI ले लूं तो क्या होगा? पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ HCl एंड HI। क्यों भाई, क्या रीजन है? तो देखिए HCl बॉन्ड आपका HBr से स्ट्रॉन्गर होता है, HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, तो आपका जो C6H5 का रेडिकल है ना वो उसको तोड़ नहीं पाता, क्लीव नहीं कर पाता। HCl का तो रीजन हो गया। अब HI बॉन्ड जो है वो HBr से वीकर है, ठीक है, वो तो क्लीव हो जाता है। HI बॉन्ड इज वीकर देन HBr, इट इज क्लीव्ड बाय द रेडिकल, वो तो क्लीव हो जाता है, बट आपका जो I का रेडिकल बनता है वो कंबाइन होकर आपको I2 दे देते हैं, है ना। मजा नहीं आया फिर तो, ठीक। तो इसीलिए HCl HI में नहीं, सिर्फ HBr प्लस पेरोक्साइड में आपको ये देखने को मिलता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यहां तक आपको समझ आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चा? यस और नो? ठीक है बच्चा, डन है। तो चलो एक बार देख लेते हैं ना कि एल्कीन्स में हमने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा है। इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल क्विकली देखते हैं बेटा। एडिशन ऑफ H2 करा, बॉन्ड टूटा, HH यहाँ पे ऐड हुआ, Br2 करा बेटा, Br आपका ऐड हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ HBr की, सिमेट्रिकल एल्कीन था तो कहीं पे भी H ऐड कर दो, कहीं पे भी Br ऐड कर दो, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो HBr जो बेटा आपका ऐड हो रहा है तो आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ
मार्कोनिकॉव्स रूल मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ मेजर ही लिखा है बट हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बनेंगे बेटा दोनों ही। ठीक है, ये वाला तो बनेगा और ये आपका मेजर होगा, है ना, एंड ये आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल है, बट बनेगा दूसरा भी। ठीक है, जहां पे आपका Br यहाँ ऐड हो रहा है, H यहाँ ऐड हो रहा है, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, बनेगा ये भी, बट मेजर विल बी दिस एंड मेजर विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। लिख लो। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स major product is in accordance with मार्कोनिकॉव्स रूल। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से बनेगा, जो कि कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए जी, एंड अगर मैंने पेरोक्साइड ले लिया, कौन सा, HBr विद पेरोक्साइड, ठीक है, HBr पेरोक्साइड, इंपॉर्टेंट सिर्फ यही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। क्यों लगता है उसका मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया है। HCl और HI के साथ ऐसा नहीं होगा, HCl और HI के साथ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ HBr प्लस पेरोक्साइड में ऐसा होता है। यहां तक समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ क्या होता है बच्चा, वाटर के साथ भी आपका H और OH ऐड होना है, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH CH3। ठीक है, तो आपको मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आप रिएक्शन करा रहे हैं एल्कीन का H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलता है CH3CH2O SO3H। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, नाम क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्लियर है बेटा, डन है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हमने ओजोनोलिसिस की बात करनी बच्चा, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, O3 के साथ रिएक्ट कराया। अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आपका बनता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है ओजोनाइड। देखो CH2 का एज इट इज लिखो और यहाँ पे एक प्यारी सी झोपड़ी बना दो। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका ओजोनाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। अब यहाँ पे फिर आगे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लेते हैं ZnH2O, है ना, एंड अब क्या होता है बेटा, ये देखो ये ऐसे टूटता है और ये ऐसे, और आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O यहाँ ऐड करना है, डबल बॉन्ड O यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ जब CH2 डबल बॉन्ड O आ जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, HCHO। ये भी आपका CH2 मतलब कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड आ गया तो वो भी आपका HCHO बन जाएगा। तो आपको क्या मिल गए, 2 मीथेनॉल मिल गए। ठीक है, चलिए इसकी ना एक बहुत प्यारी ट्रिक है। ठीक है, ओजोनोलिसिस की एक बहुत प्यारी ट्रिक है, वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। देखो, जब भी आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना होता है, आपको बस कुछ नहीं करना, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, उनको बस ऐसे बीच से उनका बॉन्ड तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, तो ये बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड OH, ये भी आपका बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, मिल गया आपको मीथेनॉल। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रिक फॉर व्हाट, ओजोनोलिसिस, है ना। आगे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, वहां पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सपोज कीजिए बच्चा, मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहले एक बार ओजोनाइड से बना के दिखा देते हैं भाई। ओजोनाइड में आपके पास क्या होगा, CH3CH, ठीक है, CH3, ये आपका ओजोनाइड बन जाएगा। बस फिर ZnH2 ऐड करेंगे, ये टूटेगा, डबल बॉन्ड O। बट हम डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। कैसे लिखना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं यहाँ तोड़ो, इसको डबल बॉन्ड O दे दो, इसको डबल बॉन्ड O दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि CH3CHO। यहाँ से भी आपको CH3CHO ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। यस, चलिए इसको जरा हटा देते हैं, है ना। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, O3 ZnH2O दे रखा है, बस कुछ नहीं करना, यहां से आप तोड़ो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3CHO प्लस यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड O आएगा तो ये आपका HCHO बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बन गए। ठीक, ये आपके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बन गए। सिंपल है ना, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश माय डियर टाइगर्स, है ना।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है बेटा ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है आपका कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4। अब मैंने लिया एल्कीन, मैंने इथीन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेयर्स रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विसिनल डायोल। देखो साथ साथ वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, ठीक बात है। तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करती हूँ पॉलीमराइजेशन की, तो पॉलीमराइजेशन में मैंने ले लिया इथीन, ठीक है, मैंने ले लिया इथीन N, है ना, N इथीन, N टाइम्स इथीन ले लिया, जो कि आपका मोनोमर है। इसका मैंने पॉलीमराइजेशन कराया, तो ये मुझे क्या देगा बच्चा, ये मुझे देता है ये CH2 रिपीट हो रही हैं यूनिट्स, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पॉलीथीन, ठीक है, ये आपका बन गया पॉलीथीन, नाम तो सुना होगा। एंड दिस इज योर पॉलीमर। तो मोनोमर था इथीन एंड उसका पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन। यस, सो इतना क्लियर हो गया। आई होप कि केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की भी आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर बच्चा आपको एल्केन्स एंड एल्कीन्स तक समझ आ गया है, तो आप क्या करिए, आप जो है कमेंट्स में एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का हार्ट बना दीजिए, सो दैट आई नो कि यहां तक आपने पढ़ लिया है एंड आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। बन गए हार्ट्स बेटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या है, जो कि है एल्काइंस, राइट। तो एल्काइंस क्या होते हैं बेटा, है ना, पहले थोड़ा सा जनरल बातें जान लेते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइंस का होता है, कह दो ना -2, CnH2n -2, जहां पे आपका N शुरू होता है, N इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। यार अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना, देखो सुनते ही पता लग रहा है कार्बन कार्बन, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही ना। यस, तो N इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने 2 पुट करा तो आपका आ जाएगा C2H2, है ना, C2H, 2 2 4, 4 - 2 होता है 2, ठीक है, C3H4 हो गया, C4H6 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे हमने 4 पुट करा, C4H, 2 4 8, 8 - 2 होता है 6, तो C4H6 एंड सो ऑन। अब भाई पकड़ लो किसी एक को, है ना, मैंने ले लिया C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन ने बनाया सिग्मा सिग्मा पाई पाई, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइज, इसने भी सिग्मा सिग्मा पाई पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज। ऑलराइट, चलिए। एंड अगर आइसोमेरिज्म की बात करती हूँ तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड मेन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस को जी प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला हो गया फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो बेटा कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं H2O, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है C2H2, ठीक है, C2H2 क्या हो गया, C2H2 क्या हो गया आपका, एल्काइन हो गया, साथ ही में आपको मिल जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ, सो C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। तो बेटा विसिनल मतलब साथ साथ वाले कार्बन पे आपका हैलाइड लगा हुआ है, मैंने Br लगा दिया, ठीक, H H H और H, तो ये आपका विसिनल डाइहलाइड हो गया। 2 बार यार एलिमिनेशन करा दो, है ना, पहले मैंने ले लिया अल्कोहलिक KOH, तो आपको Br निकला, H निकला, है ना, Br निकल गया, H निकल गया, है ना, H और Br निकाल दिया हमने, तो आपको क्या मिला, आपको मिला बेटा CH2, पूरा खोल के लिख देते हैं, CHH डबल बॉन्ड CHBr, है ना, ऐसा कुछ मिल गया। या फिर इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब फिर से बच्चा एक बार एलिमिनेशन करा दो, है ना, 2 बार एलिमिनेशन कराई, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ NaNH2, ठीक है, सोडामाइड। अब क्या होता है बेटा, HBr फिर निकला एंड आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्लियर है। तो विसिनल डाइहलाइड से हमने बना लिया, 2 बार एलिमिनेशन करा दी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपकी बेटा ये तो सिंपल प्रिपरेशंस थी, है ना, यही प्रिपरेशन है आपके पास।
आगे देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। एल्काइंस आपका कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करा रहे हैं रिएक्शन विद H2। तो बेटा मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, H2 डाला निकल की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला बेटा, बॉन्ड टूटा HH, तो आपको मिला CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर डाल दो H2 निकल, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH3। क्लियर है, डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद Br2। अब मैंने ले लिया, वही यार ऐसा सही होना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने लिया Br2, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH, Br एक यहाँ पे और एक Br आपका यहाँ पे, ठीक है, एक Br यहाँ एक Br यहाँ। अब फिर से Br2 डाल दिया, फिर से Br2 डाल दिया, तो अब फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा बेटा, एंड आपको क्या मिलेगा, CH CH Br Br और Br Br, ठीक है, फिर आपका ऐड हो गया। क्लियर है, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद HBr। अब HBr में क्या होगा बेटा, मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने HBr ऐड करा, है ना, कहीं पे भी H डालो कहीं पे भी Br, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है, मैंने यहाँ H डाल दिया, यहाँ Br डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे HBr डालती हूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं HBr डालती हूँ, तो यार अब आपका किस हिसाब से एडिशन होगा, मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से होगा। नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो अब आपका Br यहाँ पे ऐड होगा, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH Br एंड Br, ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, HBr डाला, आप खुद ट्राई करें, आप खुद ट्राई करें बेटा, क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, खुद ट्राई करो एक बार, है ना, ट्राई इट योरसेल्फ। क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, Br आपका कहाँ पे ऐड होगा, Br आपका कहाँ ऐड होगा, इस वाले कार्बन पे, CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, फिर HBr डाल दो, ठीक, फिर HBr डाल दिया, तो अब फिर से Br आपका यहीं पे ऐड होगा, CH3C Br Br CH3। क्लियर है, समझ आया, चलो जी, चमक गया ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो मैंने यार ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लेते हैं HgSO4 H2SO4, ठीक है, HgSO4 H2SO4। अब आपने वाटर ऐड कराना है, HOH, कहीं पे भी H कहीं पे भी OH, तो आपको मिल जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ पे आपने H ऐड कर दिया, सपोज करो यहाँ आपने OH ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, क्या मिल गया आपको, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये क्या है बच्चों, ये आपकी इनॉल फॉर्म है ना, ये आपकी इनऑल फॉर्म है, देखो इनऑल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आप अगर आपने आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर मेरा देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अब यहाँ पे आपका टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन, ठीक है, टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा, एंड आपको क्या मिलेगा, एंड आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3CHO। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑलराइट, यहाँ पे H2O, या तो बेटा आपको HgSO4 H2SO4 लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर Hg2+H+, है ना, ये भी लिखा हुआ दिख सकता है। अब वही है यार, OH आपका इस वाले कार्बन पे जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये आपकी इनॉल फॉर्म है ना, तो टॉटोमेराइजेशन होगा, टॉटोमेराइजेशन होगा, राइट। एस्थेटिक्स नहीं बिगड़ने चाहिए गाइस, है ना। चलो जी, टॉटोमेराइजेशन होगा आपका, है ना, कीटोन और टॉटोमेरिज्म है ना यहाँ पे, तो देखो भी क्या मिल जाएगा आपको,
आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑलराइट, क्लियर है रिएक्शन विद वाटर कैसे हो रहा है, मैं उम्मीद करती हूं समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमराइजेशन देखते हैं। अब यार मैंने ले लिया N टाइम्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेटा आपका इथाइन है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है एसिटाइलिन। ठीक है, जो कि है एसिटाइलिन। अब मैंने क्या करा, मैंने इसकी पॉलीमराइजेशन कराई, वही हाई प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट, हाई प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराई। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यस, तो ये हो गई आपकी पॉलीमराइजेशन एंड ये हो जाता है, ये कहलाता है आपका पॉलीएसिटाइलिन। क्या कहलाता है, पॉलीएसिटाइलिन। ऑलराइट, ये एसिटाइलिन, ये पॉलीएसिटाइलिन। ठीक है जी, चलिए एंड स्पेलिंग ठीक लिखे ना, एसिटाइलिन। हाँ, अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखते हैं, ये बड़ी प्यारी है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने ले लिए 3 इथाइन। ठीक है, 3 इथाइन ले लिए और मैंने क्या करा, मैंने लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, 873 केल्विन। तो अब यहां पे आपको क्या मिल जाता बेटा, यहां पे आपको मिलता है बेंजीन। यहां पे आपको क्या मिलता है बेटा, यहां पे आपको मिलता है बेंजीन। कैसे मिलता है, देखो देखो भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, फिर लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 इथाइन है मेरे पास। अब क्या होता है देखो भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। एंड आपके पास क्या है भाई, आपने ले रखा है रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन। तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, आपको मिल जाता है बेंजीन। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। तो भाई एक बार पहले CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, है ना। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया बेटा बेंजीन। क्या मिल गया, आपको मिल गया बेंजीन। ठीक है, समझ आ गई कहानी भाई, कैसे बना रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अगर मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन आपका जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उससे कनेक्टेड है। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो गया, परसेंटेज s कैरेक्टर आपका 50% हो गया। ठीक है, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन जो है ना, ये जो आपका कार्बन है, ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक बन जाता है, मतलब बहुत प्यार से ऐसे H पॉजिटिव बन के निकल जाता है। ठीक है ना। तो चलिए जी, यहां देखते हैं, अगर मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं इसका रिएक्शन करा रही हूं Na के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका Na प्लस और साथ ही में हाफ H2। इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसका नाम हो गया सोडियम इथाइनाइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथाइनाइड। फिर से सोडियम के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, फिर से सोडियम के साथ रिएक्ट कराया। अब आपको क्या मिल जाएगा, माइनस Na प्लस, माइनस Na प्लस एंड हाफ H2। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइसोडियम इथाइनाइड। ये क्या बेटा, ये है आपका डाइसोडियम इथाइनाइड। क्लियर है जी, समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यार, तो ये आपकी एल्काइंस की कहानी थी, छोटा सा प्यारा सा एल्काइंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं एंड अब समझते हैं बेंजीन की दुनिया को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे एरोमेटिसिटी को। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी में हमने देखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब भाई एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशंस होती हैं, देखो अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है,
उसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्यारी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, प्लेनैरिटी होनी चाहिए, सारे एटम सेम प्लेन में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, एंड वहां पे होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैंने n की वैल्यू ले ली, अगर मैंने n की वैल्यू ले ली 0, तो आपके पास आगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने n ले लिया 1, तो 4 + 2 कितना होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने n की वैल्यू ले ली 2, तो 4 2 8, 8 + 2 होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो चारों पॉइंट्स है ना बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? ये आपका है हकल्स रूल, ठीक है, ये आपका हकल्स रूल है, ठीक है। अगर कंपाउंड्स हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को बेटा फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटी एरोमेटिक की बात करूं, एंटी एरोमेटिक में भी वही कहानी है, साइक्लिक होने चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। अब यहां पे अंतर क्या है? यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 2 पुट करी, 4 का टेबल ही बना दो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 3 पुट करी, 4 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड सो ऑन, ओके। ये हो गए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। तो हम क्या लिख देंगे? कंपाउंड्स which are neither aromatic nor एंटी एरोमेटिक, ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एक बार इसको, समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको ना अप्लाई करके देखते हैं, इन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं जो हमने समझा है। सबसे पहले बच्चों अगर मैं इसको देखूं, है ना, इसको मैंने देखा तो ये साइक्लिक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है क्या? सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है जी, कॉन्जुगेशन भी है, ऑल राइट। क्या ये प्लेनर है? सभी sp2 होने चाहिए। इसको देखो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे ही बेटा ऐसे हैं, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे, तो ये आपका प्लेनर भी हो गया, ऑल राइट, प्लेनर हो गया। अब निकालते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब यहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आ रहा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4n+2 वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो ये चारों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एरोमेटिक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको अगर हम देखें तो क्या ये साइक्लिक है? ठीक है जी, है। कॉन्जुगेशन भी है, सिग्मा पाई, ठीक, कॉन्जुगेशन है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। उसके बाद प्लेनर भी है ना, प्लेनर भी है। अब बात करते हैं बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा 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 आ गया यार, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है। प्लेनैरिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो आपका कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये H चारों सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो दिक्कत भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ना ही ये एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये फिर हमारा क्या बन गया? ये बन गया आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, समझ लिया हमने, ठीक है। चलिए जी, अब अगर बेटा मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन की मैं बात करूं तो बेंजीन को मैं ऐसे भी बना सकती हूं, या फिर मैं बेंजीन को
या फिर मैं बेंजीन को ऐसे भी बना सकती हूं। ये क्या हो गए, ये हो गए बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या हो गए, ये हो गए बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, कुछ ऐसा है ना, या फिर ऐसे ही बना देते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बेंजीन में बेटा सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो आपकी बेंजीन में होती है वो होती है आपकी 139 पिकोमीटर। ठीक है, सभी कार्बन जो है आपके sp2 हाइब्रिडाइज है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन मतलब हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, मतलब अगर मेरे को एक हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगाना है तो कोई सा भी हाइड्रोजन हटा लो, है ना, और ग्रुप लगा लो, आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा बेटा, सेम ही मिलेगा, क्योंकि सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं, दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला, एरोमेटिक कंपाउंड्स, aromatic compounds containing benzene ring, aromatic compounds containing benzene ring, benzene ring are known as, तुम एस्थेटिक्स देख रहे हो गाइज, are known as benzenoids। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेंजीनोइड्स। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दोज नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, इसी में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। आर नोन एज बेंजीनोइड्स एंड दोज नॉट कंटेनिंग, एंड दोज नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग्स and those not containing benzene ring are known as non benzenoids। उनको क्या बोलते हैं, non बेंजीनोइड्स। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होती है उनको बेंजीनोइड्स बोलते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है उनको नॉन बेंजीनोइड्स बोला जाता है। ठीक है जी, अरे लिखा हुआ था लिखा हुआ था पहले से। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजीनोइड्स एंड दोज नॉट कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजीनोइड्स। ठीक है बच्चों, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है हमें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, के बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यार फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, दिस इज योर फिनॉल, है ना। चलिए अब इसमें मैंने क्या करा, ठीक है, जिंक डस्ट, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा बेंजीन प्लस ZnO, राइट। चलिए फ्रॉम इथाइन, यार इथाइन तो हमने पीछे ही देखा है, इथाइन तो हमने पीछे ही देखा है। यहां पे हम ले लेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, तो आपको क्या मिल जाएगा, C6H6 बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेथड है बच्चों, छोटे छोटे ही मेथड्स है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, C6H5COONA। साथ में बेटा मैंने ले लिया NaOH, है ना, CaO, NaOH और CaO बेटा हो गया मेरे पास। तो याद करो Na2CO3 निकल जाता है ना, Na2CO3 निकल जाता है और आपको क्या मिलेगा, C6H5 और ये H मिलके आपको C6H6 दे देंगे, जो कि आपका बेंजीन बन गया। क्लियर है भाई, समझ आ रही है आपको यहाँ तक की कहानी। क्योंकि अब बस इसके बाद हमारा क्या रह गया है, इसके बाद हमारी बेंजीन की बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं। जी बिल्कुल, है ना। एंड देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक अब आपको सब समझ आया है ना, तो आप क्या करो, अगर सब चमक गया है यहाँ तक, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, अगर यहाँ तक सब क्लियर हो गया है तो आप नीचे कमेंट्स में, चैट में प्यारा सा डायमंड बना दो। अगर चमक गया है सब कुछ तो बन गया डायमंड बेटा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपका बेंजीन है ना, वो बहुत खुशी खुशी क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है।
अब यार इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, नेगेटिव से प्यार है उनको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से प्यार है। अब जो आपकी बेंजीन रिंग होती है ना बेटा, जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए बेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, 3 बेटा पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाता है आपका रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग तो खुशी खुशी आएगा ना वहां पे, ठीक है। एंड मोर ओवर दीज पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड ऑन द रिंग। तो बेंजीन बहुत ही प्यार से आपका क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो एक एक करके चलो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीनेशन की। सबसे पहले देखते हैं क्लोरीनेशन, ठीक। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने ले लिया बेंजीन, इसमें मैंने ऐड करा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड साथ ही में HCl। ये क्या नाम हो गया बेटा? इसका नाम हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करती हूं तो मैंने ले लिया बेंजीन, इससे मैंने लिया कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। क्या नाम हो गया इसका? ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखो क्लियर है? ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए सल्फोनेशन। बेंजीन, फ्यूमिंग H2SO4, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं? एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे? बेंजीन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH3 लग जाता है और HCl। ये क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया टोलुइन, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टोलुइन, ठीक, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा फिफ्थ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैं साइड हो जाती हूँ, है ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है। क्या होता है बेटा यहाँ पे? बेंजीन CH3COCl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, COCH3, साथ ही में आपको मिल जाएगा HCl। इसका नाम हो गया एसिटोफिनॉन, ठीक है। क्या नाम हो गया बेटा? ये हो गया आपका एसिटोफिनॉन। डन है। तो यार ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक बार जानते हैं ना कि हर केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है, किस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करती हूं तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+। कैसे जनरेट होता है वो भी बताऊंगी। नाइट्रेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, ठीक है। सल्फोनेशन में आपके पास है SO3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3+।
प्लस, ठीक है। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3CO प्लस, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना अभी तक। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पे आखिरकार होता कैसे है ये रिएक्शन। देखो बेटा, तो कैसे होता है यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 1 होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना। मैं सभी आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करके दिखा देती हूँ एक एक, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखो भाई Cl है ना, Cl2 और AlCl3 है, तो यहां क्या मिलेगा आपको? यहां पे आपको मिलेगा Cl प्लस प्लस एक सेकेंड बेटा, ठीक है। Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस जनरेट हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास CH3Cl AlCl3, ठीक है। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ठीक। देन आपके पास क्या है? CH3COCl CH3COCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस आपको क्या मिल जाएगा? AlCl4 माइनस, ठीक है। अब नाइट्रेशन में देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। ये आपका H2SO4 हो गया, H2SO4, ठीक है। एंड आपके पास HNO3 होता है, ये हो गया आपका HNO3, ठीक। ये बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है HSO4 माइनस तो मिल गया, साथ ही में आपको मिलता है H, ठीक है, H प्लस आ जाएगा यहाँ पे, एंड आपको क्या मिल जाता है? NO2, ठीक। अब यहीं पे शो कर देती हूँ, ये बेटा आपका यहाँ जाता है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है H2O एंड NO2 प्लस, ठीक है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होता है? स्टेप 2 होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो भाई आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। मैंने जनरल E प्लस ले लिया फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है बेटा? ये आपका यहां पे जाता है एंड आपको मिलता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। याद करो भाई, रेजोनेंस से ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब आप रेजोनेंस बनाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है आपका रिमूवल ऑफ H प्लस। रिमूवल ऑफ H प्लस कैसे होता है? एक ही साथ बना देते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जहां पे तो आपका AlCl4 माइनस है ना, हैलोजनेशन के केस में, एल्काइलेशन के केस में, एसाइलेशन के केस में, तो होता क्या है? ये यहां और ये आपका यहां, एंड आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है ये, ठीक है। और अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं, वहां पे आपके पास HSO4 माइनस है, वहां पे आपके पास HSO4 माइनस है, ठीक है। यही बेटा H प्लस निकालता है, ये यहां पे आता है, ठीक। एंड आपको क्या मिल जाता है?
आपको यही मिल जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बाकी आपके साइड प्रोडक्ट्स HCl हो गया, यहाँ AlCl3 हो गया, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका हैलोजनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन के केस में बेटा AlCl4 माइनस आता है, ये इसको H+ को निकालता है और ये यहाँ पे आ जाता है। HSO4 माइनस मतलब नाइट्रेशन के केस में आपका HSO4 माइनस होता है, ये H+ निकालता है एंड आपका ये बन जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? समझे बेटा कि नहीं समझे? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ओके। समझ आ गया ना बेटा अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने जितना इजीली समझा सकती थी उतना इजी करने की इसको कोशिश करी है। चलिए चलते हैं अब अपने सेकंड लास्ट रिएक्शन पे बेटा, विच इज एडिशन रिएक्शन। तो देखो भाई, यहाँ पे आपने ले लिया बेंजीन, ठीक है, आपके पास है 3H2, निकल है साथ में, तो क्या मिलेगा? सब उड़ जाएगा बेटा, है ना, एंड आपको मिल जाएगा ये, नाम क्या है इसका? नाम है इसका साइक्लोहेक्सेन, नाम तो सुना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लो। मैंने यहाँ पे क्या करा भाई, बेंजीन लिया 3Cl2, अब मैंने Cl2 ले लिया, UV 500 के, हर जगह आपका Cl 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 आके लग जाएगा, Cl 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 Cl। इसका नाम क्या होता है? एक बार लिख दो, एक बार लिख देना नीचे कमेंट्स में ना, टाइम स्टैम्प देख के इसका नाम लिख देना कमेंट्स में। ये है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, और इसको गैमैक्सीन भी बोलते हैं, इसको बेटा गैमैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? देखो साइड हो जाती हूँ, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट। डन है बेटा? चलो अब आ जाओ लास्ट रिएक्शन पे। लास्ट रिएक्शन है आपका कंबशन रिएक्शन। तो आपके पास है C6H6 प्लस आपके पास है O2, तो बेटा ये क्या देगा आपको? ये देगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/2, 6CO2 3H2O, ठीक है, ठीक है, डन है बेटा, है ना, ऑल राइट, क्लियर है। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो टॉपिक था हाइड्रोकार्बन्स का वो होता है डन, ठीक है, वो होता है डन। अब ना मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना बेटा, जो ऑर्गेनिक होती है ना, ऑर्गेनिक आपकी इंटरकनेक्टेड होती है, ऑर्गेनिक आपकी रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, जैसे यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म था, अच्छे से था मैंने, बट ऑलरेडी आपको अलग ही वीडियो में आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर दिया, नॉमेनक्लेचर आपको अलग एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में खूब डिटेल में, ठीक है, एंड आपको GOC अलग से एक्सप्लेन कर दिया, और ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन्स का। बेटा अगर मैं इस सबको कंबाइन करके आपको एक वन शॉट देती इतने लंबे ड्यूरेशन का, तो आप लोग डर जाते। वैसे ही आपने अपने माइंड में बना रखा होता है कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगी, इतना लंबा ड्यूरेशन देख के तो आप वैसे ही कहते भाई हम नहीं देख रहे, है ना। तो इसीलिए ताकि आपको ऑर्गेनिक आसान लगे, डुएबल लगे, फीजिबल लगे कि हाँ यार ये तो हम देख सकते हैं, इतने देर का सेशन हम देख सकते हैं बढ़िया से अच्छे से, तो इसीलिए मैंने आपको चीजें पार्ट्स में प्रोवाइड करी हैं। बट इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पूरा इंपैक्ट, फुल इंपैक्ट तब देखने को मिलेगा जब आप इन चारों वीडियोस को अच्छे से देखोगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी और वीडियो को स्किप करके कोई भी और देख रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा मजा लेना है तो उन चारों वीडियोस को एक वन शॉट मान के चलो एंड अच्छे से उनको देखो। अब अगर जैसे मैं नेक्स्ट बात करती हूँ बेटा, आपका ऑर्थो मेटा पैरा वाला जो आपका टॉपिक आता है ना, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, वो ऑलरेडी मैंने आपका GOC में कवर कर दिया है, ठीक है ना। तो वन शॉट की तरह बेटा इन वीडियोस को लेके चलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिटरली प्यार हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने अगर पहले 3 वीडियोस देखी तो इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार मजा ही आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक होता है खत्म, ठीक। एक बार आपके लिए प्यारा सा एक पॉजिटिव, हमें हमेशा बेटा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल हो, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव ढूंढ के निकालो, राइट। तो देखिए, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। बेटा ऐसा नहीं है कि भाई हमने लिफ्ट दबाई, हमें यहाँ पे जाना है, बीच के सभी फ्लोर्स छोड़ दिए हमने एंड सीधे अपने गोल पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है बेटा। आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। आप कुछ समझते हो, वो आपका बेस बनता है, उस पर कदम रख के आप नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ते हो, फिर आप वहां पे चीजें समझते हो, उस पर कदम रख के आप नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ते हो। तो बेटा एक एक सीढ़ी चढ़ के आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। कोई लिफ्ट नहीं है कि बटन दबाया और सीधा, ऐसा तो नहीं ना कि फर्स्ट क्लास से सीधा 12th में आ गए, हर क्लास पढ़ी थी ना, अच्छे से पढ़ी थी ना, ठीक है बेटा। सो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, कोई लिफ्ट नहीं है, ठीक है, कोई आपका वो एस्केलेटर भी नहीं है ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, एक एक सीढ़ी चढ़नी है, मेहनत करनी है, एक एक सीढ़ी चढ़नी है, तब जाके आपको आपका गोल मिलेगा।
तो बेटा खूब मेहनत करो, ठीक है, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क गो पैरेलल, ठीक है। ये नहीं कह रहे सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे हार्ड वर्क छोड़ना क्या करना, नहीं, हार्ड वर्क में जब स्मार्ट वर्क का तड़का लगाओगे ना तब देखना बेटा किन ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, राइट। तो चलिए भाई, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपको अच्छी लगने लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगने लगी होगी। एंड अगर आपका जवाब है हाँ, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स बेटा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इतनी भी मुश्किल नहीं है, मजेदार सी ही है। सो इफ योर आंसर इज यस, तो चैट में ढेर सारे टाइगर्स बना देना, कमेंट्स में ढेर सारे आप टाइगर्स बना देना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्यार से टाइगर्स बुलाती हूँ। तो ढेर सारे टाइगर्स बना देना, अगर आप बना देते हैं तो मैं यही समझूंगी कि आपको सब बहुत अच्छे से समझ आया एंड आपको बहुत मजा आया पढ़ने में। तो इसी के साथ बेटा खत्म करते हैं अपने सेशन को, है ना। आई होप कि आपको आज के सेशन में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।